Dear students, BSc Part 3rd फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वीडियो नंबर 11। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू H2 मॉडल पार्ट 2। पहले वीडियो में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से H2 आयन बनता है। उसके लिए हम साइन प्लस साइन माइनस और साइन प्लस माइनस कैलकुलेट करते हैं, यानी वेव फंक्शंस हमने कैलकुलेट करे थे। इस वीडियो लेक्चर में हम कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी या H2 के बारे में स्टडी करेंगे या ऊर्जा का परिकलन करेंगे। एक बार फटाफट हम रिवीजन के लिए जाते हैं। फटाफट हम स्टार्ट करते हैं कि पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, उसको 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। यहाँ देखिए, हमने पढ़ा था पहले वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू वैलेंस बॉन्ड मॉडल ऑफ H2, सिंपल इंट्रोडक्शन। फिर इसके बाद में हमने कोवेलेंट बॉन्ड की आधुनिक अवधारणा में शर्तें, फिर ये H2 मॉडल किस प्रकार से बना, और बनने के बाद हमने लिखा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। उसके बाद H2 का तरंग फलन और इलेक्ट्रॉन के अपनी पहचान खोने के बाद में बनने वाले तरंग फलन, दोनों का टोटल मिक्सिंग कोफिशिएंट लिखे और साइन हमने फाइंड आउट किया। साइन के बाद हमने एनर्जी इक्वेशन लिखी। एनर्जी इक्वेशंस में साइन के मान रख करके हमने ये सेकुलर इक्वेशंस निकाली थी। सेकुलर इक्वेशंस में मान रख करके हमने जो है E प्लस और E माइनस फाइंड आउट की थी। अब हम A1 A2 के मान निकालने के लिए हमने इक्वेशंस लगाई ये, और इससे हमने A1 और A2 ये जो हमारे मिक्सिंग कोफिशिएंट हैं, इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, और इन इक्वेशंस की वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करके जो है हमने साइन कैलकुलेट किए हैं। तो ये साइन प्लस हो गया और ये हो गया साइन माइनस। दोनों को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो ये साइन प्लस माइनस एक साथ हम लिख करके इक्वेशन 17 फाइंड आउट कर लेंगे। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी या ऊर्जा का परिकलन। तो साइन तक की यात्रा हम पूरी कर चुके हैं। अब हम H2 के लिए जाएंगे। तो अब हम एनर्जी लिखते हैं, तो वही है एनर्जी की सिंपल इक्वेशन, समेशन साइन प्लस माइनस स्टार H साइन प्लस माइनस डी लैम्बडा। इक्वेशन नंबर 18 सेम वही से हमने पिकअप करी है। यदि एनर्जी को हम यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ हमने कोफिशिएंट्स 2 1 प्लस माइनस स्क्वायर लिख दिया। यहाँ साइन 1 प्लस माइनस 2 साइन स्टार आ गया। दोनों जो आपके साइन 1 और 2 हैं उनको तो ये इनके हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये तो आ गए साइन, ये आ गए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स, और ये फिर दूसरा साइन, एक एंटी बॉन्डिंग का है एक बॉन्डिंग का है, और इंटू डी लैम्बडा। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है E इक्वल्स टू 1/2 1 प्लस एस स्क्वायर। एनर्जी होगी EA प्लस EB, यानी HA साइन और H और साइन मिलकर के EA की एनर्जी है, यानी पहले जो H है उसके लिए एनर्जी, फिर EB की एनर्जी हो गई, देन ये बचा हुआ पार्ट। ठीक है, अब ये हो गया प्रथम जो पार्ट होगा, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इस तरह वाला जो पोर्शन है, ये है एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम A एंड B। तो हमने इस एनर्जी को किस नाम से दे दिया, 2H के नाम से दे दिया। तो ये हो गया, ये किसके बराबर हो गई, ये पूरा जो पार्ट है वो 2H के बराबर हो गया, और बचा हुआ पोर्शन जो है हमने यहाँ पे लिख देते हैं, और हमें मिलेगी इक्वेशन नंबर 20। अब इक्वेशन 17 व 20 से हम देखते हैं कि E, अगर मान लीजिए दो इक्वेशंस होती है हमारे पास, तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं E प्लस माइनस इक्वल्स टू 2H, समेशन साइन की जगह आ जाता साइन प्लस माइनस H 1/रूट, दूसरा जो साइन है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी √2 1 प्लस एस स्क्वायर, फिर ये आ गया साइन A1 साइन B2 प्लस माइनस साइन A2 साइन B1, और हमने इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, E प्लस माइनस इक्वल्स टू 2H प्लस माइनस Q प्लस A ब्रेक अपॉन 1 प्लस माइनस एस स्क्वायर। यानी ये जो यहाँ पर जो कुछ चीजें आई हैं उन चीजों को हमने शॉर्ट रूप में जो है Q प्लस माइनस A रख दिया है, और हमें मिली है इक्वेशन नंबर 21। अब हम आगे चलते हैं। ऊर्जा E प्लस तरंग फलन साइन 1 के समरूप होती है, साइन फर्स्ट जो है उसके समरूप होती है, 1 के समरूप होती है, जबकि E माइनस तरंग फलन साइन माइनस, या हम इस प्लस को 1 प्लस भी कहेंगे, E प्लस जो है साइन प्लस के समरूप होती है, और E माइनस तरंग फलन साइन माइनस के समरूप होती है। दोनों जो है नाभिकों के बीच की दूरी कम होने पर साइन प्लस के लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, यानी दोनों नाभिक जब दोनों
जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो साइन प्लस के लिए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे तंत्र की ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। एक न्यूनतम दूरी को और कम कर दिया जाए तो ऊर्जा का मान फिर से बढ़ने लगता है। इस जो ये न्यूनतम दूरी है इसी को हमने क्या नाम दिया है, बंद दूरी। और ये हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसके लिए 0.74 एंगस्ट्रॉम होती है। ये हमने जब H2+ आयन पढ़ा था उस समय भी हमने ये चीज पढ़ी थी। तो E+ का न्यूनतम मान जो है 303 किलो जूल पर मोल यहाँ पर हमें प्राप्त होता है, लेकिन वास्तव में ये बॉन्ड एनर्जी इतनी नहीं होती है, कुछ इससे एक्स्ट्रा होती है, तो आगे देखेंगे इसको हम। H2 बंद बनने पर 303 किलो जूल मोल ऊर्जा मुक्त होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और यदि हम उस बंद को तोड़ेंगे तो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो जितनी ऊर्जा रिलीज होती है बंद को तोड़ने पर उतनी ही ऊर्जा हमें देनी पड़ती है। तो रिलीज होने वाली एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दोनों आपस में जो है बराबर होती हैं। तो बंद को तोड़ने पर भी 303 किलो जूल पर मोल जो है ऊर्जा आवश्यक होती है, तो इसको हम वियोजन ऊर्जा कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वियोजन ऊर्जा का मतलब है कि H2 के बंद को हम तोड़ें, उसके दो टुकड़े कर दें, एक H और एक H, तो वो होती है वियोजन ऊर्जा या डिसोसिएशन एनर्जी। यदि हम H और H को शुरू में जो हम देखते हैं, शुरू में जब हम बात की थी, H और H को आपस में मिलाते हैं, दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, तो यहां जो एनर्जी रिलीज होगी वो उसको भी हम बॉन्ड एनर्जी के नाम से ही जानते हैं। तो चाहे बॉन्ड बनने पर जितनी एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड तोड़ने पर भी हमें उतनी ही एनर्जी देनी पड़ती है। अब यहाँ ग्राफ के माध्यम से देखिए, ग्राफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे दोनों परमाणु एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। यहाँ पर हमने E0 एनर्जी 303 किलो जूल पर मोल हमने मान ली है इसको, जिसको हमने बॉन्ड एनर्जी E0 नाम दिया है। ये इसका लेवल हो गया। एनर्जी ऊपर जाने पर जो है इंक्रीज हो रही है, और ये नीचे की ओर है जो एनर्जी माइनस में है, -3.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने यही पढ़ा है कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी जितनी कम होती है वो सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पर दो वेव फंक्शंस हैं, साइन माइनस एंटी बॉन्डिंग वाला है जो रिपल्सन से तैयार हुआ है, और साइन बॉन्डिंग जो आकर्षण से तैयार हुआ है। इस साइन प्लस का मान है साइन, देखो साइन प्लस में हम दोनों साइन को जोड़ देते हैं, साइन फर्स्ट है और ये है साइन सेकंड। मैं फिर से इनको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि साइन प्लस क्या चीज है। साइन प्लस वेव फंक्शन है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए, जिसमें साइन A1 ये रिप्रेजेंट करता है कि HA जो हमारा हाइड्रोजन एटम था उसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, और उस इलेक्ट्रॉन को हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए नंबर 1 दे दिया है। साइन B ये हमारे लिए जो दूसरा हाइड्रोजन परमाणु हुआ है HB, उसके जो तरंग फलन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं 1s1, उसमें जो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को हमने लेबल करके उसको नाम दे दिया है 2। यहाँ पर उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है, केवल उसका लेबल है कि उसको 2 नंबर दे दिया है हमने। इलेक्ट्रॉन 1 है लेकिन नंबर उसको 2 दे दिया है। तो साइन A और साइन B, तो ये हो गया। यदि हम इसको प्लस, अब यदि इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति बदल लेते हैं या हम पहचान नहीं पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो दूसरा हमारा वेव फंक्शन ये हो जाएगा कि हो सकता है कि HA के पास में HB वाला इलेक्ट्रॉन आ जाए, जिसको हमने 2 नंबर दिया था या टैग किया था उसको 2, तो ये आ गया साइन A2 और साइन B। हो सकता है B के पास में पहला वाला चला जाए, ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से दो हमारे जो तरंग फलन बने थे, फर्स्ट और सेकंड, दोनों तरंग फलनों का हमने यहाँ पे क्या किया है, योग किया है। यदि हम जब VBT और MOT में जब डिफरेंस की बात करेंगे तो VBT ये कहती है कि दोनों तरंग फलनों का जो है योग होता है, जबकि MOT ये कहती है कि दोनों जो तरंग फलन हैं उनका गुणनफल होता है। तो हमारे जो वीडियो लेक्चर हैं उसमें भी ये चीज जो है आपको बताई गई है या जाएगी। इसी तरह से हम साइन माइनस की बात करते हैं, साइन A1 साइन B2 माइनस साइन A2 साइन B1। यहाँ साइन प्लस की जगह माइनस लगा दीजिए, पूरी चीज साइन फर्स्ट हो गया ये, और ये साइन सेकंड हो गया, दोनों के बीच में माइनस। क्यों? इनके बीच में क्या है, रिपल्सन हुआ है। अब यहाँ आपको 2 तीर के निशान नजर आ रहे हैं, एक तीर का निशान ऊपर की ओर है, दूसरा तीर का निशान
नीचे की ओर है। ये किसी भी और जो है अणु कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों को रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन +½ है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन -½ है, और दोनों की स्पिन जो है एंटी पैरेलल है। यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इनका मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, और स्पिन जब एंटी पैरेलल होती है तो उनमें जो है रिपल्सन ना होकर के अट्रैक्शन या आकर्षण होता है। और यहाँ जो एनर्जी हमें मिलेगी उसको नाम दिया है हमने E+। रिपल्सन में जो एनर्जी है उसको E- से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन जो है सेम है। देखिए इसकी +½ है तो इसकी भी क्या रहेगी +½ या दोनों की स्पिन -½ मानते हैं तो -½ रहेगी। तो ऑब्वियसली दोनों की स्पिन क्या होती है, सेम होती है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं। तो यहाँ E- या प्रतिकर्षण शो होता है। अब देखिए माना कि एक H है, दूसरा H है, काफी अनंत दूरी पर है, अनंत दूरी से एक दूसरे के नजदीक आते जा रहे हैं। अब ये जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, जैसे जैसे मेरा कर्सर चलता जा रहा है वैसे वैसे जो है, या मान लीजिए अनंत दूरी यहाँ मान लो, यहाँ से ये जो है ना एक दूसरे के नजदीक आते जा रहे हैं। आते 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 एक न्यूनतम डिस्टेंस आ गई। जब ये आएंगे तो आकर्षण होगा। आकर्षण किस किस के बीच होगा, HA के नाभिक और B के इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से HB का नाभिक और A का इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। हो गया आकर्षण। अब एक आकर्षण और नजर देखने को मिलेगा क्या आपको, पहला और दूसरा दोनों हो गए। एक यहाँ पर आपको प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा, दोनों नाभिकों के बीच में प्रतिकर्षण होगा और दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में भी प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ पर जाकर के ये जो आपका बिंदु है, यहाँ ये जो R = 0.74 एंगस्ट्रॉम जो दिखाई गई है, इस पॉइंट पर ये आकर्षण और प्रतिकर्षण, दोनों नाभिकों के बीच में प्रतिकर्षण, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण, एक के नाभिक और दूसरे के इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण, दूसरे का नाभिक और पहले के इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण, ये चारों जो बल हैं वो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। 2 आकर्षण बल हैं और 2 प्रतिकर्षण बल हैं। यहाँ पर ये संतुलन पैदा हो जाता है। तो संतुलन पैदा होने के बाद में ना तो वो जो है एक प्रॉपर डिस्टेंस उनके बीच में मेंटेन हो जाती है, और इसी डिस्टेंस को हमने क्या क्या कहा है, R या बॉन्ड डिस्टेंस या बंद दूरी। अब यदि हम इनको और ज्यादा नजदीक ले जाते हैं, तो जैसे जैसे आप इनको और ज्यादा नजदीक लेते जाओगे, इनमें जो है नाभिक एक दूसरे के नजदीक आते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नजदीक आते जाएंगे, और जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे इनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्यों, इनके बीच में जो है प्रतिकर्षण बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम जब अनंत दूरी से एक मिनिमम डिस्टेंस पर आने के बाद में इनके बीच में जो है रिपल्सन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक निश्चित दूरी तक ही एक दूसरे के नजदीक आ पाते हैं, उसके बाद में इनमें रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। वह निश्चित दूरी जिस पर ये अधिकतम एक दूसरे के नजदीक आ चुके होते हैं और आकर्षण बना रहता है, प्रतिकर्षण और आकर्षण का संतुलन बना रहता है, वो डिस्टेंस है H2 के लिए R0 = 0.74 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर इस समय जो एनर्जी की वैल्यू है वो -3.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ये था हमारा H2 का मॉडल। अब H2 मॉडल में जो है, यहाँ आपने देखा कि बॉन्ड जो एनर्जी है वो 303 किलो जूल, कितनी मिली है आपको, 303 किलो जूल एनर्जी, चाहे वो डिसोसिएशन के लिए मान लीजिए, चाहे वो रिलीज होने के लिए मान लीजिए, एक ही बात है। तो वो इतनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, लेकिन वास्तव में जो प्रैक्टिकल वैल्यू है दैट इज डिफरेंट, वो वैल्यू क्या है, अलग है। तो अलग क्यों है, उसका रीजन है, तो उसको जो है रेक्टिफाई किया बाद में जाकर के पोलिंग ने। जैसा कि मैंने इससे शुरू में बताया था कि पोलिंग ने जो है इसमें अनुनाद का समावेश किया, और स्लेटर ने जो है इसमें दिशात्मक गुणों का समावेश किया, डायरेक्शनल बॉन्ड का समावेश, डायरेक्शनल जो बंध हैं उसकी बात कही। तो पोलिंग ने अनुनाद का समावेश करके इस जो प्रैक्टिकल वैल्यू और थ्योरेटिकल जो वैल्यू आपकी मिली उसको थोड़ा सा करेक्ट करने का प्रयास किया। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रेजोनेंस बाय पोलिंग। तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेजोनेंस बाय पोलिंग, पोलिंग के द्वारा जो है सहसंयोजक बंध में रेजोनेंस का समावेश किया गया। बहुत आसान है, इजी वे में आप इसको समझने की कोशिश करें।
पोलिंग ने ये कहा कि हाइड्रोजन अणु के अस्तित्व में 4 संरचनाओं का योगदान होता है। नोट करें, कितनी संरचनाओं का योगदान होता है? 4 संरचनाओं का योगदान उन्होंने स्वीकार कर लिया। चारों संरचनाओं का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यानी दे आर नॉट फाउंड फ्री, यानी वो जो है एग्जिस्ट नहीं करती हैं, स्वतंत्र रूप से इनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन H2 अणु के निर्माण में चारों संरचनाओं का योगदान अवश्य होता है। तो अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स H2 की यदि हम देखें, उसके रेस्पेक्ट में बात करें, तो इंडिविजुअल जो स्ट्रक्चर होती है उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन वो उसकी स्ट्रक्चर डिसीजन में जो है हमें योगदान प्रदान करती है। तो यहाँ वो 4 जो हैं संरचनाएं कौन सी हैं? ऑब्वियसली जैसे इन्होंने 4 संरचनाओं की बात करी तो दिमाग में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है कि आखिर वो 4 संरचनाएं कौन सी हो सकती हैं। तो पहली जो संरचना है वो हमारी है HAHB स्ट्रक्चर, यानी कहने का मतलब हाइड्रोजन, पहला हाइड्रोजन Ha और दूसरा हाइड्रोजन HB, जिसमें पहले के पास में पहले का इलेक्ट्रॉन है यानी और दूसरे के पास में दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने 1 और 2 नाम लेबल दिया है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खो दे और बी वाला इलेक्ट्रॉन जो है जिसको हमने 2 लेवल दिया है वो किसके पास आ जाए? Ha के पास आ जाए और Ha वाला इलेक्ट्रॉन चला जाए B के पास में। तो इनको हमने संरचना फर्स्ट और सेकंड नाम दिया है। और ये दोनों संरचनाएं जो हैं कोवेलेंट या सहसंयोजक बंध में अपना योगदान देती हैं। लेकिन पोलिंग ने 2 नई संरचनाएं दी जिसको हमने नाम दिया आयनिक स्ट्रक्चर या आयनिक संरचना। आयनिक संरचना क्या कर रही है यहाँ पे कि हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जब बंध बने तो Ha और Hb के बीच में जब बॉन्ड बन गया तो दोनों इलेक्ट्रॉन Ha के नाभिक की तरफ चले जाएं, तब हम उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे Ha12 माइनस, क्योंकि जिस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उस पर माइनस आ जाएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे उस पर प्लस आ जाएगा। तो हमारा नंबर 3 जो हो गया वो है Ha, थर्ड जो हमारी स्ट्रक्चर हो गई वो HAHB 1 2 माइनस और प्लस। इसी तरह से 4th स्ट्रक्चर हो गई कि हो सकता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन बी के पास चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो Ha प्लस और HB 1 2 माइनस। तो उस स्थिति में जो है आपके यहाँ पर 2 आयनिक स्ट्रक्चर आ गई, स्ट्रक्चर नंबर 3 और स्ट्रक्चर नंबर 4। तो यहाँ पर ये जो 2 संरचनाएं आपको देखने को मिली हैं, स्ट्रक्चर 3 और स्ट्रक्चर 4, ये दोनों आयनिक स्ट्रक्चर हैं। तो ये 4 संरचनाएं आपके सामने प्रदर्शित हुई हैं। 2 जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड में जो है शामिल कर ली गई। लेकिन इन दोनों स्ट्रक्चर्स को, जो आयनिक जो पार्ट है इसका, उसको पोलिंग ने जो है कोवेलेंट बॉन्ड में इंट्रोड्यूस किया, उसको शामिल किया, और जो प्रैक्टिकल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू में जो डिफरेंस आ रहा था 330 जो कम आ रहा था एक्चुअल में, उसको बढ़ा करके जो है हम तक बढ़ा करके उसको काफी नजदीक तक ले जाने का प्रयास किया। आगे चलते हैं हम इसमें। आगे देखिए, स्ट्रक्चर जो 3rd था उसके लिए अगर हम वेव फंक्शन लिखेंगे तो वो हो जाएगा वेव फंक्शन साइन ए के पास पहला इलेक्ट्रॉन, साइन ए के पास में ही दूसरा इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ गए? साइन ए के पास में आ गए। इसी तरह से स्ट्रक्चर 4 क्या कर रही है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन Ha के पास में, यहाँ पे देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन Ha के पास में है, और यदि हम ये माने कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए? HB के पास चले गए, तो HB के पास क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तब हम यहाँ पर उसका जो तरंग फलन है उसको हम लिखेंगे साइन 4 इक्वल टू साइन B1 साइन B2 हो गए। अब कुल आयनिक तरंग फलन की बात करें यदि हम, तो ये साइन आयनिक हो गया साइन 3rd और साइन 4, या साइन 3rd और साइन 4 का योग कर दीजिए। तो हाइड्रोजन अणु के लिए कुल तरंग फलन जो आएगा वो आ जाएगा साइन इक्वल्स टू n कोवेलेंट और लैम्बडा साइन आयनिक। ये तो किसके कारण आया? आयनिक बॉन्ड जो स्ट्रक्चर चेंज हुई हैं साइन 3rd और साइन 4th के कारण है, और ये है कोवेलेंट जो है साइन 1st और साइन 2nd के लिए है। इन दोनों का सम को आप n जो इसका नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको साइन मिल जाएगा। तो टोटल साइन जो होगा हाइड्रोजन अणु के लिए कुल तरंग फलन वो इस तरह से दे दिया जाएगा। कोवेलेंट के लिए पहले दिया जा चुका है, लेकिन हाइटलर और लंदन ने जो दिया था वो था साइन कोवेलेंट, एक्चुअल में हम देखें तो ये होगा, और लैम्बडा साइन आयनिक जो है वो दिया था
पॉलिंग ने। तो दोनों को यदि हम शामिल करते हैं, टोटल कर देते हैं, तो हमें हाइड्रोजन अणु के लिए कुल तरंग फलन प्राप्त हो जाता है। एन यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है। मान रखने पर यदि हम साइन टोटल निकालना चाहें तो साइन इक्वल हो जाएगा, एन की जगह आप एन रख दीजिए। कोवेलेंट में दो चीजें थी, साइन A1 साइन B2, यानी साइन ए के पास पहला इलेक्ट्रॉन, बी के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन। फिर आ जाइए आप, साइन ए के पास में बी वाला इलेक्ट्रॉन है, बी के पास में ए वाला इलेक्ट्रॉन है। प्लस की जगह प्लस लगा दीजिए, ये रहा। लैम्डा की जगह आप लैम्डा रख दीजिए। साइन आयनिक में पहले थर्ड को लिख दीजिए, जिसमें कि दोनों इलेक्ट्रॉन एच ए के पास में है, तो साइन A1 साइन A2। इसी तरह से फोर्थ के लिए आप बीच में प्लस लगा के लिखेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन बी के पास में है, तो इस स्थिति में दोनों इलेक्ट्रॉन में साइन B1 साइन B2 हो जाएगा। यहाँ लैम्डा की जो वैल्यू है वो आई है 1/6। लैम्डा से वियोजन ऊर्जा बढ़कर 396 किलो जूल मोल हो जाती है, जबकि प्रायोगिक जो मान है वो 432 किलो जूल मोल प्राप्त होता है। तो 330 से हमारे डाटा कहाँ तक चले गए, 396 किलो जूल पर मोल चले गए हैं, यानी 93 का हमें इजाफा हो गया। ये जो इजाफा हुआ है वो किसके कारण हुआ है, आयनिक बॉन्ड के कारण, या आयनिक जो इसमें स्ट्रक्चर है, या आयनिक जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसके कारण ये जो है वैल्यूज 303 किलो जूल से बढ़कर के 396 किलो जूल हमें प्राप्त होती है। या कैलकुलेटेड, ये एक तरह से कैलकुलेटेड वैल्यू है, और ये वाली हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू है। प्रैक्टिकल वैल्यू अभी भी 432 किलो जूल पर मोल है, अभी भी थोड़ा सा जो है एग्जैक्ट वैल्यू से, या एग्जैक्ट जो प्रैक्टिकल वैल्यू है उससे थोड़ा सा कम हमें जो है थ्योरेटिकल वैल्यू प्राप्त हुई है। अतः संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर कहा जा सकता है कि H2 अणु मुख्य रूप से क्या है, सहसंयोजक है, लेकिन इसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं। ये आयनिक कैरेक्टर किसने इंट्रोड्यूस कीजिए, नाम बताइए फटाफट। पॉलिंग। किसने इंट्रोड्यूस किए थे, पॉलिंग ने जो है इंट्रोड्यूस किए थे। अतः H2 मॉडल संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर यह तय हो गया कि H2 अणु मुख्य रूप से तो सहसंयोजक है, लेकिन इसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर्स भी मौजूद होते हैं। मैं सोचता हूं आपको ये यूनिट जरूर समझ में आई होगी। आप लगातार वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद। अगले वीडियो में आपको कंपैरिजन एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसको मैंने जो है वीडियो नंबर 9 में समराइज किया है। तो अगला पोर्शन जो डिफरेंस है कंपैरिजन ऑफ एमओ एंड वीवी मॉडल, वो वीडियो नंबर 9 में मैंने आपको जो है पहले ही पढ़ा दिया है। तो वीडियो नंबर 9 में आपको ये दोनों के बीच में डिफरेंस देखने को मिलेगा, और समानताएं भी आपको वहां पर देखने को मिलेगी, और असमानताएं भी जो है आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। धन्यवाद। इतना ही।